Good morning, all my dear students. Welcome all of you in today's lecture. Till today, we have covered two topics, that is classification of plants and energy flow in an ecosystem. Today, we will start with our third new chapter, that is useful and harmful microbes. So let's start with this topic. Very important thing is what is meant by microbes. तो माइक्रोब्स नेम से ही आपको पता चलता है इसके साइज के बारे में। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे माइक्रोब्स को? तो microbes are tiny living things that are found all around us and are too small to be seen by the naked eyes. That means microbes ये इतने small living organisms है कि जो हम हमारे naked eyes से नहीं देख सकते, और वो हमारे सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट है वो सभी एनवायरनमेंट में आपको ये माइक्रोब्स मिलेंगे। दैट मीन्स ये सॉइल में है, एयर में है, और इवन दो वाटर में भी ये आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। तो इस तरह से माइक्रोब्स मीन्स टाइनी लिविंग थिंग्स और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नहीं तो एक अनदर डेफिनेशन जो कि साइंटिफिक डेफिनेशन हम कहेंगे माइक्रोब्स की, कैसे है ये डेफिनेशन है? तो microorganisms or microbes is a microscopic organism which may exist in its single celled form or in a colony of cells. Means what? ये माइक्रोस्कोपिक मीन्स आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए जो लेबोरेटरी में जनरली यूज किया जाता है, दैट इज माइक्रोस्कोप। उसकी हेल्प से हम इनको ऑब्जर्व करेंगे। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल फॉर्म में रहते हैं, और सम आर आल्सो अवेलेबल इन मल्टीसेलुलर फॉर्म। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, प्रोकैरियोटिक मीन्स एंड यूकैरियोटिक मीन्स व्हाट। सो प्रोकैरियोटिक मीन्स सिंगल सेल। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं। दैट मीन्स वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, लाइक अलगी, फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा। तो ये एक मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये जब एग्जिस्ट होते हैं एनवायरनमेंट में कहीं पे भी, तो ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं होते, ये ग्रुप में एग्जिस्ट होते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम कहेंगे कॉलोनी, राइट। तो इस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये इस फिगर में देख सकते हो, ये एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये एक बैक्टीरियल सेल है कि किस तरह से एक सिंगल सेल से ये बने हुए हैं। एंड यहाँ पे अगर आप व्हाइटिश स्ट्रिंग लाइक पार्ट देखेंगे जिसकी हेल्प से वो लोकोमोशन करते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं। इतने स्मॉल ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, या ऐसे स्पेसिफिक क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो अलग ऑर्गेनिज्म से उनको डिफरेंशिएट करता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है इन माइक्रोब्स की, दे लिव इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट। दैट मीन्स फ्रॉम पोल से लेके इक्वेटर तक, डेजर्ट एरियाज, रॉक्स एज वेल एज डीप सी, ये सभी जगह पे आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। इन शॉर्ट हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉस्मोपॉलिटन भी कह सकते हैं। सो कॉस्मोपॉलिटन मीन्स व्हाट? द ऑर्गेनिज्म विच ऑकर्स एवरीवेयर। और ये माइक्रोब्स तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ प्लैनेट का एक ऐसा भी हिस्सा नहीं है जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटन्स। ये उनका पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज these microorganisms are smallest organisms on earth planet. हमने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हाइट में टॉल रहेंगे, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में सबसे लार्ज रहेंगे। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स अमंग द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन है अर्थ प्लैनेट पे? तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है माइक्रोब्स। तो ये जैसे हमने डेफिनेशन में ही देखा कि वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको देखना पड़ता है, राइट। तो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टर। देन these microorganisms are composed of prokaryotic or eukaryotic cells, और they may be single celled or multicellular। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक मीन्स वेल डेवलप न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है सेल में, एंड यूकैरियोटिक मीन्स वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे दोनों टाइप के सेल से ये बने हुए रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल से कौन सा माइक्रोब बना हुआ है, तो वहां पे एक एग्जांपल हम देखेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक।
भाई अगर यूकैरियोटिक माइक्रोब्स की बात करेंगे तो जो आपने वर्ड सुना है फंगाई, तो फंगाई इज आल्सो अ माइक्रोब बट इट इज यूकैरियोटिक, राइट। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों टाइप के सेल से कंपोज हुए हैं, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। देन these microbes may be single celled और multicellular। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स, बट उसमें सम ऐसे भी है जो मल्टीसेलुलर है। सिंगल सेल माइक्रोब का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो वो है बैक्टीरिया, एंड मल्टीसेलुलर माइक्रोब का एग्जांपल देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया वो एक अलगी, दैट इज स्पाइरोगायरा। तो इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉरी कैरेक्टर नहीं कहेंगे हम, ये 7 टाइप्स के माइक्रोब्स अभी तक अर्थ प्लैनेट पे डिफाइन किए गए हैं, डिस्कवर्ड किए गए हैं। वो 7 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? फर्स्ट वन है बैक्टीरिया, देन आर्किया, देन प्रोटोजुआ, देन अलगी, फंगाई, वायरसेस एंड मल्टीसेलुलर एनिमल पैरासाइट्स। जो एनिमल पैरासाइट है जिनको हम हेलमिन्स भी कहते हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड अंडर माइक्रोब्स। यहाँ पे आप एक वर्ड देखेंगे, वायरसेस। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट दीज वायरसेस आर नॉट लिविंग और नॉट नॉन लिविंग, मतलब हम इनको ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टराइज नहीं कर सकते ये वायरस ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। बट वायरस इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट, दैट मीन्स किसी भी लिविंग थिंग की जरूरत उस वायरस को अपना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या सरवाइव होने के लिए लगती है। वह उनको चाहिए, लिविंग थिंग्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। बट ये वायरसेस ओनली बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज माइक्रोज में यहाँ पे उनको कंसिडर किया गया है, बट ये लिविंग या नॉन लिविंग स्पेसिफिकली हम वायरसेस को नहीं कह सकते। तो जनरली इस तरह से 7 टाइप्स के माइक्रोब्स अर्थ प्लैनेट पे आज तक डिस्कवर किए गए हैं, राइट। so this is about characteristics of microbes. नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपके मन में आता है कि इन माइक्रोब्स को हम ऑब्जर्व कैसे करें, राइट। अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने की टेक्निक अलग अलग है। तो सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको जनरली लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, तो कौन से टेक्निक्स का यूज करके ये ऑब्जर्व करते हैं ये हम देखेंगे। उसमें पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अलगी। तो जब अलगी ऑब्जर्व करना होता है तो बाय यूजिंग अनस्टेन्ड वेट माउंट्स हम अलगी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नहीं तो हम अगर अपने सिंपल तरीका अगर देखेंगे तो एक सिरिंज और निडल जो रहती है लेबोरेटरी में, उस निडल के टिप पोर्शन पे भी हम इस अलगी का थोड़ा पार्ट लेके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट साइंटिफिकली लेबोरेटरी में अनस्टेन्ड वेट माउंट्स की हेल्प से अलगी को ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अगर ऑब्जर्व करना है तो जनरली पेट्री डिश यूज की जाती है। तो पेट्री डिश मीन्स व्हाट, लेबोरेटरीज में एक ग्लास की डिश रहती है स्मॉल, जिसको एक कवर भी रहता है। तो एक पेट्री डिश ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है। तो इस पेट्री डिश में हम आर्टिफिशियल मीडिया पुट करके वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कर सकते हैं। जनरली अगर आप बैक्टीरिया की ग्रोथ देखेंगे तो ये व्हाइटिश कॉलोनीज में ये ग्रोथ होती है पेट्री डिश में। देन नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगाई। फंगाई को भी अगर ऑब्जर्व करना है तो हम पेट्री डिश का ही यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्री डिश में आर्टिफिशियल मीडिया जो एक साइंटिफिक टेक्निक से बनाया जाता है, वो मीडिया पोर किया जाएगा और वहां पे फंगाई का स्पोर्स हो या फंगाई का थोड़ा कल्चर वहां पे पुट किया जाता है और उसको हम क्या कहेंगे इंक्यूबेशन के लिए रखा जाता है पेट्री डिश को। तो अगर 7 to 8 डेज आफ्टर अगर आप ये पेट्री डिश ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे आपको आइदर ब्लैकिश और ग्रीनिश और व्हाइटिश ग्रोथ वो पेट्री डिश के ऊपर दिखेगी। दैट ग्रीनिश और ब्लैकिश और व्हाइटिश ग्रोथ इज नथिंग बट फंगाई। तो वहां पे इस तरह से हम पेट्री डिश का यूज करके बैक्टीरिया एंड फंगाई को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट माइक्रोब है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो सेम लाइक अलगी, अनस्टेन्ड वेट माउंट्स की हेल्प से हम प्रोटोजुआ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जनरली ये मेजर 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने के लिए एक कॉमन इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है,
दैट इज माइक्रोस्कोप। ये सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्लियरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये माइक्रोस्कोप की भी अलग अलग टाइप आपको लेबोरेटरी में देखने को मिलेंगे। उसमें है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नहीं तो लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एटसेट्रा। ठीक, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप भी डेवलप हुए हैं, राइट। So by using these techniques, we can observe these microbes. Now, the main content of our chapter, that is useful and harmful microorganisms. अब जो microorganisms हम environment में देखते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि microorganisms are cosmopolitans, means हमारे आसपास है हमेशा। सब microorganisms तो हमारे बॉडी के ऊपर भी रहते हैं, बट ऑल microorganisms are not harmful. उसमें सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल भी है। तो हमें इन यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में देखना है। डिटेल में मीन्स व्हाट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से फंक्शन करता है एटसेट्रा। तो पहले तो हम देखेंगे कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, राइट। सो व्हेन वी सी अबाउट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये कुछ लिस्ट मैंने दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो लैक्टोबैसिली, राइजोबियम, ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, एस्परजिलस ओराइजी, थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस एंड कॉर्निबैक्टीरिया। ये सब साइंटिफिक नेम्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इनको लर्न करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इनका प्रोनाउंसिएशन का या और स्पेलिंग का। तो एक इन शॉर्ट हम देखेंगे। अगर लैक्टोबैसिली, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप सुने होंगे, ये किस तरह से यूजफुल है। तो मिल्क प्रोडक्ट आप डेली डाइट में कंज्यूम करते हो, लाइक कर्ड, बटर मिल्क, श्रीखंड एटसेट्रा। तो ये मिल्क से ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फिर मिल्क, अगर नॉर्मल लिक्विड जो मिल्क रहता है वो इन प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट होता है, तो विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली ये कन्वर्ट होता है। विदाउट लैक्टोबैसिली हम मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। दैट मीन्स ये लैक्टोबैसिली हमारे लिए यूजफुल है। देन राइजोबियम, आपने लेग्यूमिनस प्लांट ये वर्ड सुना होगा। फील्ड में ग्राउंडनट या ऑल पल्सेस, इनके रूट्स के ऊपर रूट नोड्यूल्स रहते हैं, नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और उस नॉट लाइक स्ट्रक्चर में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो प्लांट को हेल्प करता है बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रेट में करता है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम में नाइट्रोजन साइकिल, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रेट में करता है। मतलब ये एक तरीके से ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। तो ये सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। थर्ड वन है ईस्ट। आप ब्रेड, जो कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में आप यूज करते हो, तो ये ब्रेड बनाते समय ईस्ट का यूज किया जाता है। ब्रेड जो स्पॉन्जी इन नेचर रहते हैं, वो ब्रेड्स को स्पॉन्जी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ईस्ट का है। दैट मीन्स ईस्ट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। देन सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, जो लोग लिक्वर प्रेफर करते हैं, दैट मीन्स वाइन हो या अनदर टाइप के लिक्वर हो, तो ये लिक्वर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए ये सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का यूज किया जाता है। एस्परजिलस ओराइजी अगर देखेंगे तो सम एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए एस्परजिलस, थायोबैसिलस, कॉर्निबैक्टीरिया इनका यूज किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग यूजेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं। हम इसमें से सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने वाले हैं जिनके बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन भी देखनी है। नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स व्हाट, कि जो ह्यूमन बीइंग को अनॉयंस कॉज करते हैं, डिस्टर्बेंसेस कॉज करते हैं, नहीं तो हम कहेंगे डिसीजेस कॉज करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीजेस कॉज करेंगे उसमें मेनली आता है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। आपने सुना होगा बैक्टीरियल डिसीजेस, वायरल डिसीजेस, फंगल डिसीजेस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, इन बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। तो ऐसे कौन से हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम, आइशेरिया कोली, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, साल्मोनेला एंटेरिक, क्लैमाइडोफिला न्यूमोनिया एटसेट्रा। अब यहाँ पे कॉलरा है, देन कोल्ड है, फीवर है,
ये सब डिसीजेस माइक्रोब्स की वजह से होते हैं। एक टीबी डिसीज आपने सुना होगा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। निमोनिया डिसीज आपने सुना होगा, जो कि क्लैमिडोफिला निमोनिया इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। देन आपने टाइफाइड जो कि हाई फीवर है, इसके बारे में भी सुना होगा, जो कि साल्मोनेला टाइफी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो इन दिस वे all microorganisms are not useful and all microorganisms are not harmful also. So some of them are useful, some of them are harmful. Okay, तो ये इस तरह से हम ये क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं इसको, हम यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वन बाय वन हम एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें हमें मेजरली तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, दैट इज लैक्टोबैसिली, राइजोबियम एंड ईस्ट। तो पहला हम देखेंगे लैक्टोबैसिली। अब लैक्टोबैसिली जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हम आज कंज्यूम करते हैं, ये ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग लैक्टोबैसिली। एक्चुअली ये मिल्क में प्रेजेंट रहने वाला बैक्टीरिया है, जिसका साइंटिफिक नेम लैक्टस लैक्टी है। तो ये नेचुरली प्रेजेंट रहता है मिल्क में। अब ये बैक्टीरिया मिल्क में एक फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, और जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं कि फंक्शनिंग ऑफ लैक्टोबैसिली किस तरह से है। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट लैक्टोबैसिली। तो लैक्टोबैसिली ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वायरस है, फंगा है, प्रोटोजुआ है, बैक्टीरिया है, एनिमल पैरासाइट है। तो कौन से कैटेगरी में ये लैक्टोबैसिली आता है? तो लैक्टोबैसिली इज वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बैक्टीरियल सेल है, दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल है। तो एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिली, एंड दिस लैक्टोबैसिली आर वेरी माइन्यूट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल माइक्रोब्स आर माइन्यूट, राइट, बट शेप उनके अलग अलग रहते हैं। तो ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया का शेप आपको रेक्टेंगुलर मिलेगा। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखते हो तो ये ऑल आर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। तो ये रेक्टेंगुलर इन शेप आपको दिख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लैक्टोबैसिली के बारे में कि दीज आर अनएरोबिक बैक्टीरिया। अब सबसे पहले आपको ये अनएरोबिक मीन्स व्हाट ये समझ में आना चाहिए। तो अनएरोबिक मीन्स व्हाट, द ऑर्गेनिजम्स दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी तैयार करने के जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दो मैकेनिज्म्स रहते हैं, या वर्ल्ड में भी दो मैकेनिज्म हम कह सकते हैं। और ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म आइदर अनएरोबिक और एरोबिक, ऐसे दो तरीके से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। तो हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे हम लैक्टोबैसिली अनएरोबिक कह रहे हैं, तो अनएरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। विदाउट ऑक्सीजन जो भी फूड उनके बॉडी में है उसका डिसइंटीग्रेशन किया जाता है और एनर्जी तैयार की जाती है, राइट। और दूसरा वर्ड है एरोबिक। एरोबिक मीन्स व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनएरोबिक वे से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो एरोबिक वे से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? तो मेन है उसमें ह्यूमन बीइंग और एनिमल। जैसे हमें पता है कि फूड कंज्यूम करने के बाद हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर लेते हैं, तो दैट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल टू break down the food material and release energy from that food in the form of ATP, राइट। तो ये एरोबिक तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में होता है, एनिमल में होता है। अनएरोबिक तरीके से मोस्टली माइक्रोब्स में होता है। ऐसा नहीं है कि ऑल माइक्रोब्स अनएरोबिक वे से ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सब माइक्रोब्स ऐसे भी है जो एरोबिक वे से भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आप लैक्टोबैसिली के बारे में देखेंगे, तो लैक्टोबैसिली ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है without the use of oxygen. That means we can say lactobacilli are anaerobic bacteria. Okay, तो मेन कंटेंट है कि ये लैक्टोबैसिली किस तरह से हमें यूजफुल है और ये किस तरह से फंक्शनिंग करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिली बनते हैं। तो क्या है ऐसा लैक्टोबैसिली में, या किस तरह से ये लैक्टोबैसिली स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल लिक्विड मिल्क को सेमी सॉलिड फॉर्म के मिल्क प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे एक योगर्ट मिल्क प्रोडक्ट दिया है कि हाउ योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क। जैसे आपने सुना होगा कर्ड है,
श्रीखंड है, बटर मिल्क है, बटर है, ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। उसमें से हम एक योगर्ट के बारे में देखने वाले हैं। ये व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली इन दिस प्रोसेस, राइट? क्या रोल है लैक्टोबैसिली का? तो लैक्टोबैसिली फर्स्टली मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट रहती है, दैट इज लैक्टोस शुगर, वो लैक्टोस शुगर का कन्वर्जन करता है इनटू लैक्टिक एसिड, and this process is called as fermentation. Conversion of lactose sugar into lactic acid, this process is called as fermentation. और ये कन्वर्जन करने का काम किसका है, ये मेडिएटर कौन है? तो दिस मेडिएटर इज नथिंग बट लैक्टोबैसिली। तो मिल्क में नेचुरली ये लैक्टोस शुगर प्रेजेंट रहती है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये कन्वर्जन किया जाता है। ओके, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस आप डेली रूटीन लाइफ में भी देखते हो, जैसे घर पे अगर मदर कर्ड बनाती है, तो आपने देखा होगा कर्ड बनाने से पहले मिल्क की टेस्ट एकदम स्वीट रहती है, बट जैसे ही 2-3 दिनों के बाद कर्ड प्रिपेयर होगा तो उसकी टेस्ट आपको सोर मिलेगी, राइट? तो ये सोर टेस्ट प्रोडक्ट में क्यों आती है? तो ओनली बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में ऐसा क्या होता है? तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिड, और आप सभी को पता है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। दैट्स वाई ओनली जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करते हो, ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स आर सोर इन टेस्ट, करेक्ट? कौन सा ना कौन सा एसिड वहां पे तैयार होता है, स्पेसिफिकली कौन सा? तो लैक्टिक एसिड वहां पे तैयार होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि लैक्टोबैसिली लैक्टोज शुगर का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में करता है। लेटर ऑन इस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? तो पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस, कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। अब मिल्क में अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आप सभी को पता है मिल्क को हम कंप्लीट फूड कहते हैं। जो भी हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, वो सभी रिक्वायरमेंट्स मिल्क कंप्लीट करता है, मतलब उसमें प्रोटीन्स है, विटामिन है, बाकी के 6 न्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए वो सब न्यूट्रिएंट्स हैं। अब स्पेसिफिकली हम प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे। तो जैसे ही लैक्टिक एसिड मिल्क में तैयार होगा तो उसका पीएच चेंज हो जाता है। पीएच स्केल आपको पता होगी 0 to 14 है, जिसमें 0 to 7 तक हम कहते हैं 0 to 6.5 एसिडिक है, 7 को हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं, 7 to 14 हम अल्कलाइन पीएच कहते हैं, तो या बेसिक पीएच भी हम कहेंगे। तो पीएच मिल्क का चेंज होना मतलब क्या? एसिडिक पीएच बनता है। ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एसिडिक पीएच इस मिल्क का बनता है, और वो एसिडिक कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। मतलब मिल्क प्रोटीन्स का कोएगुलेशन होता है, मतलब एक सेमी सॉलिड फॉर्म में ये प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मिल्क नॉर्मली लिक्विड लिक्विड रहता है, बट मिल्क प्रोडक्ट आपको सेमी सॉलिड नेचर के रहेंगे। फिर ये सेमी सॉलिड नेचर नथिंग बट कोएगुलेशन, और ये कोएगुलेशन मिल्क प्रोटीन्स का होता है ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएच ऑफ द मिल्क। ओके, अब ये मिल्क प्रोटीन्स जो कि अनदर कंस्टिट्यूएंट्स के साथ मिक्स्ड होते हैं, कोएगुलेशन प्रोसेस में ये उनसे सेपरेट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई ओनली हम ये फूड मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। दिस इज हैपन्स एक्चुअली व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट और अनदर मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट? जो हम योगर्ट्स के बारे में देख रहे थे कि योगर्ट हैज अ स्पेसिफिक सोर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। एंड लो पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है? Why all milk products are sour in taste, right? तो ये लो पीएच की वजह से जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस मिल्क में प्रेजेंट रहेंगे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट? लो पीएच लो पीएच में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं हो सकते। तो लो पीएच होना या सोर टेस्ट उस मिल्क प्रोडक्ट की होना ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, करेक्ट? तो इन दिस वे ये लैक्टोबैसिली फंक्शनिंग करता है। वंस अगेन अगर हम रिवाइज करेंगे तो क्या होता है एक्चुअली? तो फर्स्ट स्टेप में लैक्टोज का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पीएच ऑफ द मिल्क डिक्रीज होता है, दैट मीन्स एसिडिक बन जाता है, एंड कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स वहां पे होता है, और मिल्क प्रोटीन्स अदर कंस्टिट्यूएंट जो है मिल्क के वहां उनसे सेपरेट हो जाते हैं, और टेस्ट भी वो मिल्क प्रोडक्ट की चेंज होती है, दैट इज वो सोर टेस्ट के बन जाते हैं। इन दिस वे दिस लैक्टोबैसिली is very important for the preparation of milk products. Okay, now lactobacilli के uses क्या क्या है? अदर देन मिल्क प्रोडक्ट्स हम लैक्टोबैसिली को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो मिल्क प्रोडक्ट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड, इनको ऑब्टेन करने के लिए या तैयार करने के लिए
हमें फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क करना पड़ता है और वो हम कर सकते हैं लैक्टोबैसिली की हेल्प से। सेकेंड वन है लैक्टोबैसिली का फर्मेंटेशन यूजफुल है फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सिडार, कोकोआ एंड पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स। ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है। सिडार है जो कि एप्पल से बनता है, कोको फ्रूट से ये कोकोआ बनता है। तो ये वेरियस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिली का यूज करते हैं। देन थर्ड यूज है लैक्टोबैसिली also used to treat abdominal discomfort, जिसको हम एब्डोमिनल पेन भी कहेंगे, मतलब स्टमक पेन हो या स्टमक में अगर कोई डिस्कम्फर्ट है तो हम मिल्क प्रोडक्ट अगर कंज्यूम करेंगे तो वो हमारा डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है, वो स्टमक पेन कम हो जाता है। तो ये लैक्टोबैसिली हमारे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। जो कि हम इनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं, हम आगे देखने वाले हैं प्रोबायोटिक्स मीन्स व्हाट। देन नेक्स्ट यूज है लैक्टोबैसिली का, जितने भी कैटल्स है, कैटल में उसमें काऊ है, बफेलो है, इनको हम फॉडर देते हैं। तो जनरली ग्रीन फॉडर एंड ड्राई फॉडर फार्मर्स इनको प्रेफर करते हैं, बट अनदर एक स्पेसिफिक फर्मेंटेड फॉडर काऊ एंड बफेलो के लिए बनाया जाता है, उसको कहते हैं साइलेज और साइलो भी कहते हैं। तो ये साइलेज और साइलो बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन करना पड़ता है ग्रीन फॉडर का, और वो फर्मेंटेशन करने में हेल्प करता है लैक्टोबैसिली। ओके, तो इवन दो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। देन आपने वाइन और सम टाइप्स ऑफ ब्रेड, ये वर्ड सुने, ब्रेड हो या वाइन हो, ये सुने होंगे। तो इनको बनाने के लिए भी हम लैक्टोबैसिली का यूज करते हैं। ये सभी प्रोडक्ट प्रिपरेशन में फर्मेंटेशन तो ये कंपलसरी है, और ये फर्मेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली। सो इन दिस वे दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली। नाउ एक स्पेसिफिक वर्ड दैट इज प्रोबायोटिक्स, जो कि जनरली हम समर सीजन में प्रेफर करते हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम प्रोबायोटिक्स मीन्स व्हाट ये समझ के लेंगे, तो प्रोबायोटिक्स नथिंग बट मिल्क प्रोडक्ट्स, जो हम समर सीजन में एक कूल टेम्परेचर पे उनको कंज्यूम करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एलिमेंट्री कैनाल में या हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रोबायोटिक्स आर नथिंग बट लाइव बैक्टीरिया विच आर गुड फॉर अस। उसमें हम बैक्टीरिया भी आता है प्रोबायोटिक्स में, एज वेल एज ईस्ट भी आता है। जैसे कि हम कहे कि ईस्ट का यूज हम ब्रेड बनाने के लिए करते हैं, राइट। और बैक्टीरिया तो मैंने आपको अभी बता दिया लैक्टोबैसिली के बारे में। तो प्रोबायोटिक्स these are the products which contain microorganisms, and वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो या ईस्ट हो। और वो हमारे लिए गुड कैसे है, तो फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेसिफिकली। एक्चुअली हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ऑलरेडी, ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्री कैनाल में ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। अगर ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे बॉडी में एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर पॉपुलेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बढ़ता है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। इसके लिए हम देखेंगे कि समर सीजन में कर्ड, बटर मिल्क, इसका ज्यादा कंजम्पशन किया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बढ़ाना है, जो कि हमारी हेल्थ को अच्छा रखेगा, राइट। तो ये प्रोबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस है। अब इन प्रोबायोटिक्स को हम गुड और हेल्पफुल कहते हैं, और गुड और हेल्पफुल बैक्टीरिया कहते हैं, बिकॉज दे हेल्प टू कीप आवर गट हेल्दी। गट नथिंग बट स्टमक और एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल को हेल्दी रखने के लिए ये प्रोबायोटिक्स यूजफुल है, और जिसको हम कहते हैं हेल्पफुल भी है, राइट। देन इन प्रोबायोटिक्स को हेल्दी क्यों कहेंगे, बिकॉज दे किल द हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम। जैसे मैंने हम क्लासिफिकेशन में देखे कि हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से है, तो क्लोस्ट्रीडियम जैसा एक बैक्टीरिया है जो हमें वेरियस डिसीजेस कॉज कर सकता है। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में प्रोबायोटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्रोबायोटिक्स आर कॉल्ड एज हेल्दी, राइट। अब ये हार्मफुल बैक्टीरिया अगर किल हो गए हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, तो ऑटोमेटिकली हम किसी भी डिसीज को सफर नहीं होंगे, और वी कैन से आवर इम्यूनिटी कैन बी इम्प्रूव। तो ये इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रोबायोटिक्स आर इम्पोर्टेंट। अब ये प्रोबायोटिक्स कौन से है, विच आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोबायोटिक्स देन, तो योगर्ट
and other foodstuffs like curd, buttermilk, श्रीखंड etc. are the examples of probiotics. and ये किस तरह से बनते हैं? तो by using lactobacilli we can prepare these probiotics. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग प्रोबायोटिक्स जो कि हम हमारे डेली डाइट में प्रेफर करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। इवन दो यहाँ पे कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी फूड स्टफ यूज करके बनाए हुए भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ओवरऑल प्रोबायोटिक फूड मतलब ऐसा फूड जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एज वेल एज हमने एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा है, दैट इज लैक्टोबैसिली। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे, जैसे कि उनके कैरेक्टर क्या है, वो किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं और उनके यूजेस क्या क्या है एटसेट्रा। तो अगर इस टॉपिक में आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे ये डाउट व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।